हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, जिसे लोक खेलों के महामुकाबला की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसमें हम इसके आयोजन तिथि से लेकर पूरे के पूरे समापन तक किन किन स्तर पर प्रतियोगिताओं का संचालन किया जाएगा, विजेताओं को पुरस्कार राशि का वितरण कैसे किया जाएगा, किनके ऊपर में आयोजन की जिम्मेदारी होगी, कौन कौन से खेलों का आयोजन इसमें किया जाएगा, प्रतिभागियों के लिए कैसे कैसे ग्रुप बनाए गए हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और सभी तथ्यों को समाहित करने की कोशिश करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो का जो निःशुल्क PDF है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके आयोजन के बारे में। तो आयोजन तिथि आपको ध्यान में रखना है कि इसका आयोजन जो है 6 अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया, जिसे आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत वर्ष 2022 में स्वामी आत्मानंद जी की जयंती की तिथि से प्रारंभ की गई है, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आयोजन की शुरुआत आप कहां से ध्यान रखेंगे, 6 अक्टूबर 2022, और यह प्रतियोगिता 6 जनवरी 2023 को समाप्त होगी। तो ये हो गए इसके आयोजन की बात। ठीक है, अब इस लेवल पे अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि अगर इस वृहद स्तर पर इसका आयोजन करवाया जा रहा है तो इस आयोजन के पीछे सरकार के उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो उद्देश्य में पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी खिलाड़ियों को आप देखोगे या तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय खेलों से उतना दूर भी होते जा रहे हैं। तो सरकार का ये दायित्व है कि ऐसे सभी खिलाड़ी जो अभी भी क्षेत्रीय खेलों में अपनी रुचि रखते हैं, साथ ही साथ इस राज्य के अंदर में जितने भी रहने वाले हैं उन्हें उनके क्षेत्रीय खेलों के बारे में अवगत कराया जाए। तो उसके लिए एक मंच देने का प्रयत्न सरकार की ओर से किया गया है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही साथ नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि इस राज्य के अंदर में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी क्षेत्रीय खेलों को खेलना पसंद करते हैं। तो उन सभी खेल प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना एवं उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस खेल प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। और सरकार का यह भी मानना है कि ऐसे खेलों के आयोजन से यहाँ के रहने वाले लोगों में खेल भावना का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस ओलंपिक के आयोजन के उद्देश्य को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कोई भी आयोजन है तो जाहिर सी बात है कि इसे आयोजित करवाने की जिम्मेदारी किसी विभाग को दी गई होगी। ठीक, तो यहाँ पे आप उस विभाग का नाम देख पा रहे हैं कि इस ओलंपिक को अलग अलग स्तर पर आयोजन करवाने की जिम्मेदारियों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसके आयोजन की जिम्मेदारी है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को, और साथ ही साथ यही प्रतियोगिता अगर नगरीय क्षेत्रों में आयोजित की जाती है तो यह जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपा गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इस प्रतियोगिता में कुल कितने प्रकार के खेल प्रतिस्पर्धाओं को स्थान दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस खेल प्रतियोगिता में कुल 14 प्रकार के खेलों का आयोजन करवाया जाएगा, जो कि दलीय और एकल श्रेणी में होंगे। दलीय श्रेणी और एकल श्रेणी की अगर हम अलग अलग बात करें तो 14 में से जो 8 खेल हैं उसे दलीय श्रेणी में रखा गया है और बचे हुए 6 खेलों को एकल श्रेणी में स्थान दिया गया है। दलीय श्रेणी के खेलों की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, बाटी जिसे आप कंचा खेल के नाम से जानते हैं, एक है रस्साकसी जिसे आप टग ऑफ वॉर के नाम से भी जानते हैं, एक है खो खो, लंगड़ी दौड़, कबड्डी और संखली। ये 8 खेल हो गए आपके दलीय श्रेणी के। इसके अलावा एकल श्रेणी के खेलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध खेल फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, बिल्लस, 10 मीटर की दौड़ और लंबी कूद। तो ये 6 खेल हो गए किसके, एकल श्रेणी के। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे आपने कोई भी खेल खेला होगा, जाहिर सी बात है उसका एक नियमावली होता है। ठीक है, तो ये 14 खेल जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी खेलों को खेले जाने के जो भी नियम रहेंगे, जो भी नियमावली रहेगी, उसे जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है खेल एवं युवा विभाग छत्तीसगढ़ को। ठीक है, नियम कौन जारी करेगा, खेल एवं युवा विकास विभाग छत्तीसगढ़। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई खेल खेला जा रहा है तो उस खेल में कोई एक रेफरी होगा।
या कोई एक निर्णायक भी होगा। तो ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है कि खेलों के नियमों से संबंधित प्रशिक्षण संबंधित खेल के रेफरी एवं निर्णायकों को दिया जाए। साथ ही साथ सरकार के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि महिला वर्ग के खेलों के लिए महिला रेफरी की अनिवार्यता जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब इन खेलों को हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दली खेलों की। तो दली खेल में एक हमने चर्चा किया हुआ था गिल्ली डंडा के बारे में। ठीक है, गिल्ली डंडा आप सभी ने बच्चों को खेलते देखा होगा। एक लकड़ी का बेलनाकार इसमें डंडा होता है और साथ ही साथ एक छोटी लकड़ी रहती है जिसे हम गिल्ली कहते हैं। तो लकड़ी को दोनों सिरों पर नुकीला कर दिया जाता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, गिल्ली कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दली प्रतियोगिता है जिसमें दो अलग अलग टीम होंगे। और खेलने के बारे में थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ आपको। क्या करना होता है कि एक टीम जो रहता है गिल्ली को डंडे से मारती है, दो टीम है। जिस टीम की जो गिल्ली है कम दूरी तक गई उस टीम को दाम देना होता है, और जो गिल्ली जहां पे गई हुई है वहां से उस गिल्ली को गोले में पहुंचाना होता है। जैसे ही वो गिल्ली उस गोले में पहुंचती है ये खेल पुनः क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिट्ठू का खेल। अच्छा, पिट्ठू का खेल बताने से पहले मैं आप सभी से एक जरूरी चर्चा करना चाहूंगा जो आपकी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई है। ये जो गिल्ली डंडे के खेल में जो गिल्ली है उसे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में लिब्भा भी कहा जाता है। ठीक है, आप सभी ने बिल्कुल सुना होगा गिल्ली को और क्या कहा जाता है, लिब्भा कहा जाता है। और इसका सीधा संबंध है कमरछठ के त्यौहार से। आप सभी को पता है कि कमरछठ, जिसे हलषष्ठी का त्यौहार भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जितनी भी माताएं हैं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। तो उस दिन जो माताएं रहती हैं जिन्होंने अपनी संतान की लंबी आयु के लिए वो व्रत रखा है, वे सभी माताएं उस गिल्ली को, जिसे हम लिब्भा कह रहे हैं, अपने पुत्र को भेंट स्वरूप देती है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिट्ठुल की। तो बड़ा मजेदार सा एक खेल होता है पिट्ठुल, जिसमें 7 चपटे चपटे पत्थर होते हैं जिसे टावर फॉर्म में जमाया जाता है, एक के ऊपर एक। ठीक है, एक गोला बनाया जाता है जहां पे उसको सेट करके रख दिया गया है। दो अलग अलग इसमें टीम होते हैं। एक टीम का जो खिलाड़ी रहता है एक रबर या हल्के टेनिस के बॉल से उस पत्थर पर वार करता है। वार करने के बाद में वो पत्थर आपस में बिखर जाते हैं और उस टीम के खिलाड़ी पिट्ठुल बोलते बोलते उस बिखरे हुए पत्थर को वापस टावर के फॉर्म में जमाने की कोशिश करते हैं। और उसी दौरान में जो दूसरी टीम के खिलाड़ी हैं उस रबर की बॉल से दूसरे टीम के खिलाड़ी पर क्या करते हैं, वार करते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है आपका किसका खेल, पिट्ठुल का खेल होता है। अगला खेल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाटी या कंचे का खेल। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, गोले में बाटी यहाँ पे रखा जाता है और इसके खेलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में सरकार के द्वारा बाटी या कंचे के खेल को दली श्रेणी में रखा गया है। मतलब इस एक टीम बनाकर आपको इस खेल में प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी होगी। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप रस्साकसी का खेल। एक निर्धारित रेखा रहती है, इस पार में एक टीम, दूसरे साइड में दूसरी टीम रहती है और एक टीम जो रहती है अपने बल का प्रयोग करते हुए रस्सी के माध्यम से दूसरी टीम के प्रतिभागियों को अपने घेरे में लाने का प्रयत्न करती है। ठीक है, जो टीम ऐसा करने में सफल हो जाती है उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये हुआ आपका रस्साकसी का खेल। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसका खेल, खो खो का खेल है ना। तो ये तो एक राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाला खेल है जिसमें एक टीम में 9 खिलाड़ी रहते हैं। एक टीम धावक होती है और दूसरी टीम कौन सी टीम होती है, चेजर टीम होती है। चेजर टीम के जो खिलाड़ी रहते हैं ऐसे विपरीत दिशा में मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे होते हैं। इस साइड में स्तंभ लगे रहते हैं। ठीक है, और चेजर टीम के खिलाड़ियों को, जो धावक टीम के खिलाड़ी रहते हैं, उन्हें छूना रहता है। और ऐसे करते करते जो खिलाड़ी जिस खिलाड़ी को छू लिया जाता है वो खिलाड़ी क्या होते जाता है, धीरे धीरे बाहर होते चले जाता है। कौन से खेल में, खो खो के खेल में। उसके बाद में अगला है यहाँ पे लंगड़ी दौड़। ठीक है, ये कौन सा है आपका, लंगड़ी दौड़। तो लंगड़ी दौड़ में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए आपको एक पेयर में रहना होगा। ठीक है, दोनों खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी का बायां पैर और दूसरे खिलाड़ी का दायां पैर, मतलब एक खिलाड़ी का लेफ्ट और दूसरे खिलाड़ी का राइट वाला जो आपका लेग रहेगा उसको एक रस्सी से बांधकर उसे मोड़ दिया जाता है। और एक एक पैर से दौड़ लगाते हुए जो भी रेखा सुनिश्चित रहती है, जो भी सुनिश्चित दूरी है, उसे तय करने का प्रयास किया जाता है। जिस भी पेयर के द्वारा में सबसे प्रथम उस सुनिश्चित रेखा तक पहुंच लिया जाएगा उस पेयर को क्या घोषित किया जाता है, उसमें विजेता घोषित किया जाता है। अगले खेल के बारे में अगर हम बात करें तो जिसमें ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, कबड्डी का खेल एक राष्ट्रीय स्तर का खेल है। आप सभी को बिल्कुल पता है कि यह खेल कैसे खेला जाता है। इसमें एक स्टॉपर टीम रहता है और एक क्या रहता है, रेडर टीम रहता है। तो रेडर टीम से एक खिलाड़ी रेडर के रूप में दूसरे जो दल है उसके घेरे में जाता है।
ठीक है, उसके खाने में जाता है, एक प्रॉपर लाइन भी रहता है, जो रेडर है उसको उस लाइन तक पहुंचना भी अनिवार्य रहता है, और पहुंचने के अलावा अगर वो दूसरे दल के खिलाड़ी को छूने का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न में अगर वो विपक्षी टीम के द्वारा में गिरफ्त में ले लिया जाता है तो उस खिलाड़ी को आउट माना जाता है। 20-20 मिनट का यह खेल खेला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कबड्डी का खेल। और अगला यह जो चित्र देख पा रहे हैं ये आपका संखली के खेल का है। तो संखली के खेल को खेलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये रहता है कि एक निर्धारित त्रिज्या पर एक घेरा बना लिया जाता है, 7-7 खिलाड़ियों का एक टीम बनाया जाता है, और वे सभी जो खिलाड़ी रहते हैं वे आपस में ऐसे अपने हाथों को पकड़कर एक चेन बना लेते हैं। ठीक है, और वैसे ही वो दूसरे खिलाड़ियों को क्या करने की कोशिश करते हैं, चेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार का कौन सा खेल है आपका, संखली का खेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चर्चा समाप्त होती है किसकी, दली खेलों के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, एकल श्रेणी के खेल कैसे कैसे आयोजित किया जाएंगे। चित्रों के माध्यम से उसे कुछ विशेष तरीके से हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो एकल श्रेणी में यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है पहला वो कौन सा है, फुगड़ी। ठीक है, ये कौन सा खेल है, फुगड़ी का खेल है। इसमें क्या किया जाता है कि 4-6 बालिकाएं हैं या जो भी प्रतिभागी हैं उनको इंडिविजुअल एक प्रॉपर जगह पर बैठा दिया जाता है, और बैठने का तरीका क्या होता है, जिसे आप उखरू पोजीशन बोलते हैं। जो भी प्रतिभागी रहते हैं वो अपने पाँव के पंजों को आगे पीछे करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, और आगे पीछे करने के प्रयत्न में या खेल को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में जिस भी प्रतिभागी का सांस फूलने के कारण या थकने के कारण में पांव थम जाता है, वो खिलाड़ी लगातार खेल से बाहर होते जाता है और अंत में एकमात्र खिलाड़ी बचा रह जाता है। ऐसा करते हुए पांव को आगे पीछे, पंजों को आगे पीछे करते हुए उस खिलाड़ी को क्या घोषित किया जाता है, विजेता घोषित किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, फुगड़ी कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंचल में खेला जाता है। दूसरा यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कौन सा खेल है आपका, गेड़ी का खेल है। गेड़ी चढ़ते आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, खास तौर पे कौन से पर्व पे, छत्तीसगढ़ अंचल का जो प्रथम त्यौहार है जिसे हम हरेली पर्व के नाम से जानते हैं, उसमें गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता बहुत अच्छे स्तर पर आयोजित की जाती है, और इसे भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक में सम्मिलित किया गया है एकल खेलों की श्रेणी में। तो गेड़ी आप सभी को पता है कि बांस का बना होता है, और एक निश्चित दूरी को इसमें आपको गेड़ी चढ़ते हुए क्या करना होगा, तय करना होगा। जो सबसे पहले वहां तक पहुंचेगा निश्चित दूरी तक, उसे क्या घोषित किया जाएगा, विजेता घोषित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, भौरा। ठीक है, तो ये है आपका भौरा, जिसे आप लट्टू के नाम से भी जानते होंगे। भौरा रस्सी का ये खेल है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी ने बचपन में खेला भी होगा। तो इसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ ओलंपिक में आयोजित करवाया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपका कौन सा खेल, बिल्लस। ठीक है, ये कौन सा खेल है, बिल्लस। तो इसे खेले जाने के लिए अलग अलग 5 खाने बनाए गए होते हैं, और एक पैर पर चलते हुए आपको उस पत्थर को निश्चित खाने तक पहुंचाना होता है। कुछ इस प्रकार से होता है आपका छत्तीसगढ़ के अंचल में बिल्लस का खेल। और उसके बाद में एकल श्रेणी में एक और खेल है जो है 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता। इसमें भी ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। एक निश्चित दूरी पर एक रेखा रहती है, एक रेफरेंस लाइन रहता है। जो भी धावक रहते हैं सबसे पहले उस लाइन तक पहुंचेंगे, उस लाइन को क्रॉस करेंगे, वही क्या घोषित किया जाता है, विजेता घोषित किया जाता है। और लास्ट में यहाँ पर है आपका लंबी कूद। ठीक है, ये कौन सा खेल है आपका, लंबी कूद, जहां पे जो प्रतिभागी रहेगा एक निश्चित दूरी से दौड़ते हुए आएंगे। ठीक है, और लास्ट में एक ही जंप से जितनी ज्यादा दूरी जिसके द्वारा तय की जाएगी उस खिलाड़ी को क्या घोषित किया जाता है, इसमें विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से हमने समझने का प्रयत्न किया। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर हमें बता सकते हैं, आपकी निश्चित सहायता इसमें की जाएगी। अब आगे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि हमने ये देख लिया कि कौन कौन से खेलों का आयोजन होता है, चित्रों के माध्यम से हमने समझ लिया कि वो खेल कैसे खेले जाते हैं। हमने ये भी देख लिया कि नियमावली कौन बनाएगा, रेफरियों को प्रशिक्षण देने का दायित्व किनके पास में है, आयोजन करवाने का दायित्व किनके पास में है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि इसका आयोजन कैसे करवाया जाएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, कि प्रतिभागियों के लिए यहाँ पे 2 वर्ग अलग अलग सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें पुरुषों का वर्ग अलग रखा गया है और महिलाओं का वर्ग अलग रखा गया है। दोनों ही प्रतिभागी अपने अपने वर्गों से क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब सरकार के द्वारा ये तो कहा गया है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप सबको बिल्कुल पता है कि खेल के साथ में शारीरिक क्षमता भी जुड़ा रहता है। तो बिल्कुल ये चीज़ वैलिड नहीं होगा
कि बच्चों के साथ में जवान और बूढ़े सब एक ही साथ एक ही खेल में प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार के द्वारा में आयु सीमा के आधार पर 3 अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें से पहला वर्ग है जिसमें 18 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ी भाग लेंगे, दूसरा 18 से 40 वर्ष तक की आयु सीमा तक के खिलाड़ी होंगे, और तीसरा वर्ग रहेगा जिसमें 40 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी होंगे। तो इस प्रकार से है ना, आयु के आधार पर प्रतिभागिता के लिए 3 अलग अलग वर्ग बनाए गए। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो कंपटीशन होना है वो किन किन स्तर पर होगा। क्या ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के सभी खिलाड़ी किसी एक निश्चित स्थान पर जाके कुछ दिन रुक कर वहाँ पे अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके आयोजन के लिए 6 अलग अलग चरणबद्ध तरीके से स्तर डिसाइड किए गए हैं। अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि खेल का जो आयोजन है वो 6 अलग अलग स्तरों पर किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला स्तर है राजीव गांधी युवा मितान क्लब, जो कि ग्रामीण स्तर पर होगा। उसके बाद में अगला स्तर है जोन स्तर, जो 8 युवा मितान क्लबों को मिलाकर बनाया जाएगा, और इससे आगे वाला स्तर होगा जिसे विकास खंड या नगरी क्लस्टर स्तर का नाम दिया गया है। और इसके पश्चात क्रमशः जिला, संभाग और अंतिम में राज्य स्तर पर खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। जो भी खिलाड़ी राज्य स्तर पर अपनी प्रतियोगिता को जीतेगा उस संबंधित खेल में उसी खिलाड़ी को विजेता घोषित अंतिम रूप से किया जाएगा, ठीक है। तो अब खिलाड़ी विजेता कैसे बनेंगे, अलग अलग चरणबद्ध तरीके से आयोजन कैसे होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं प्रतियोगिता यहाँ से आपकी शुरू हुई। प्रतियोगिता शुरू कब हुई? 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक। तो इस 6 दिवस के अंदर में राजीव गांधी युवा मितान क्लब के स्तर पर आयोजन कराया जाएगा। यहाँ पे जो खिलाड़ी विजयी होंगे वो इस स्तर में जाके अपना प्रदर्शन करेंगे, और इस स्तर पर आयोजन करवाया जाएगा आपका 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक। इस स्तर पर जो खिलाड़ी जीतेंगे वो विकास खंड या नगरी क्लस्टर स्तर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे, और ये आयोजन करवाया जाएगा इस स्तर पर कब से? 27 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। उसके बाद में जो खिलाड़ी या जो टीम इस स्तर पर विजयी होगी वो जिला स्तर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। जिला स्तर पर जीतने वाले टीम या खिलाड़ी जो रहेंगे वो संभाग स्तर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे, और संभाग स्तर पर जीतने वाले खिलाड़ी अंतिम स्तर पर पहुंचेंगे जो कि है राज्य स्तर पर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक स्तर में कुछ विजेता खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक जिम्मेदारी की बात आती है। कौन सी जिम्मेदारी की बात आती है? कि जो हर एक स्तर पर विजेता खिलाड़ी रहेंगे उनके नाम को अगले स्तर पर भेजने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ठीक है। तो आयोजन करवाने की जिम्मेदारी जिनकी है उन्हीं की जिम्मेदारी है हर एक स्तर पर जो खिलाड़ी जीत रहे हैं उनके नाम को अगले स्तर पर अग्रेसित करने की, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का डिस्कशन हम लोग और कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि खेल के साथ में चोट लगने की संभावनाएं भी जुड़ी रहती है। तो इसीलिए सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया है इस प्रतियोगिता को लेकर, उसमें यह भी कहा गया है कि खेल के स्थल पर आपको फर्स्ट एड किट अनिवार्य रूप से रखना है, और यह भी सुनिश्चित करना है कि आपके पास में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं भी हो, ठीक है, ताकि चोट लगने की स्थिति में खिलाड़ी का तुरंत उपचार किया जा सके। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसी चर्चा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंतिम स्तर कौन सा होगा आपका? राज्य स्तर। उस स्तर पर जो भी खिलाड़ी या टीम उस खेल को जीतेगा वही अंतिम रूप से क्या बनेगा? उस खेल का विजेता बनेगा। तो अंतिम रूप से विजेताओं की सूची जारी करने की जिम्मेदारी किनको दी गई है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विजेता प्रतिभागी अंतिम दल की सूची दायित्व किसका है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और साथ ही साथ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का, ठीक है। ये चयन सूची उनको कब तक आगे अग्रेसित करना रहेगा? आयोजन समाप्ति के 2 दिवस के भीतर। कहने का मतलब आप सभी को पता है कि 6 जनवरी 2023 को इस प्रतियोगिता का समापन होगा, तो 8 जनवरी 2023 के अंतर्गत इन दोनों विभागों को अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करते हुए जितने भी विजेता रहेंगे, चाहे वो एकल श्रेणी में हो चाहे वो दलीय श्रेणी में हो, उन सभी के नाम आगे अग्रेसित करना अनिवार्य है, ठीक है। और ये विभाग मिलकर किन्हें नाम अग्रेसित करेंगे? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये विभाग मिलकर जो विजेताओं की सूची रहेगा उसे खेल एवं युवा कल्याण विभाग को सौंप देंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है पुरस्कार देने की, ठीक है। तो टेलीग्राम में भी मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छा कंटेंट डाला हुआ था। टेलीग्राम ग्रुप से आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको दिन प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से करेंट अफेयर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए पुरस्कार वितरण की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पुरस्कार वितरण किया जाएगा राज्य युवा महोत्सव के अवसर पर,
ठीक है। और सभी को बिल्कुल पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य युवा उत्सव मनाने की जो शुरुआत है वो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिवस पर शुरू होती है। ठीक है, तो इस दिन से छत्तीसगढ़ राज्य में जो राज्य युवा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा, उसी महोत्सव में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे इसी चर्चा को बढ़ाएंगे पुरस्कार के संबंध में। और अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि एकल श्रेणी में विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी और दलीय श्रेणी में विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि खेल विधा एकल श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें प्रथम आने वाले खिलाड़ी को 1000 रुपए की राशि, द्वितीय आने वाले खिलाड़ी को 750 रुपए की राशि और तृतीय खिलाड़ी को 500 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दलीय श्रेणी की, तो आपको याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं। आप एकल श्रेणी का अमाउंट याद रख लीजिए और इसे 10 गुना कर दीजिए, तो आपका दलीय श्रेणी का जो अमाउंट या पुरस्कार राशि रहेगी वो निकल कर आ जाएगी। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, दलीय श्रेणी में प्रथम आने वाली टीम को 10,000 रुपए, द्वितीय आने वाली टीम को 7,500 रुपए और तृतीय आने वाली टीम को 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। ठीक है, अब हम यह भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये पुरस्कार राशि का जो व्यय है किन विभागों के द्वारा में किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पुरस्कार राशि के वहन का दायित्व किसका है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और साथ ही साथ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को आपको अवश्य रूप से ध्यान में रखना है। तो आज की चर्चा में हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं आपको वापस से रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इसके आयोजन के बारे में, जो कि 6 अक्टूबर से लेके 6 जनवरी 2023 तक होगी। ठीक है, और आपको इसको ऐसे भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन वर्ष 2022 में स्वामी आत्मानंद जी के जयंती की तिथि से प्रारंभ किया गया था। पहला चीज ये हो गया। इसके उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा किया था। उसके बाद में इसके आयोजन का दायित्व किसका है, किस विभाग का है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। फिर हमने 14 प्रकार के खेल विधाओं के बारे में सीखा। उसमें हमने ये भी देखा कि कौन कौन से खेलों को एकल श्रेणी में रखा गया है और कौन कौन से खेलों को दलीय श्रेणी में रखा गया है। तो वहां पे हमने देखा कि 8 खेलों को दलीय श्रेणी में स्थान दिया गया था और 6 खेलों को एकल श्रेणी में स्थान दिया गया था। उसके बाद हमने सभी खेलों को चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया हुआ था। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि खेल है तो एक नियम भी होगा, तो वो नियमावली जारी करने का दायित्व किसके पास में था, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़। खेल है तो रेफरी या निर्णायक भी होगा, तो रेफरी या निर्णायक को भी उन नियमावली से अवगत कराना जरूरी है, तो उसके लिए भी प्रशिक्षण देने का जिम्मेदारी किसके पास में था, खेल एवं युवा विभाग छत्तीसगढ़ के पास में था। फिर हमने चर्चा किया था कि ये जो आयोजन है वो कैसे वर्ग में किए जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें आयु सीमा के हिसाब से 3 अलग अलग वर्ग बनाए गए खिलाड़ियों के लिए, जिसमें पहला वर्ग था जिसमें 18 वर्ष तक के आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। दूसरा वर्ग था जिसमें 18 से 40 उम्र तक, दूसरा वर्ग था जिसमें 18 से 40 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं और तीसरा वर्ग बनाया गया था जिसमें 40 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी भाग लेंगे। फिर इसके बाद हमने चर्चा किया कि ये जो खेलों का आयोजन किया जाना है वो 6 अलग अलग स्तर पर किया जाएगा, जिसमें शुरुआत होगा राजीव गांधी युवा मितान क्लब या राजीव युवा मितान क्लब के स्तर से, और उसके बाद में हर एक स्तर पर जो खिलाड़ी जीतते जाएंगे वो अगले स्तर पर अग्रेसित होते जाएंगे, अगले स्तर पर पहुंचते जाएंगे और ऐसे करते करते अंतिम या 6वां स्तर हमारा कौन सा था, राज्य स्तर था। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि हर एक स्तर में जो विजेता खिलाड़ी रहेंगे उनके नामों को अगले स्तर पर अग्रेसित करने की जिम्मेदारी किनकी रहेगी। तो जो विभाग इस खेलों का आयोजन करवा रहा है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं विभागों की जिम्मेदारी है कि संबंधित खेल के हर एक स्तर के विजेताओं को आगे के स्तर में वो अग्रेसित करते जाएं। फिर हमने चर्चा किया कि अंतिम रूप से या अंतिम विजेताओं की जो सूची रहेगी वो जिम्मेदारी किसके पास में रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि अंतिम रूप से कहने का मतलब राज्य स्तर पर जो खिलाड़ी विजेता घोषित होंगे उन सभी के नामों को खेल एवं युवा कल्याण विभाग को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारी दी गई है 2 विभागों को, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को। कितने दिवस के भीतर में ये नाम उनको सौंपना पड़ेगा, 2 दिवस के भीतर में। कि कहां से 2 दिवस के भीतर में, खेल समापन के 2 दिवस के भीतर में। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर इस प्रतियोगिता का समापन 6 जनवरी 2023 को हो रहा है तो संबंधित विभाग जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है 8 जनवरी 2023 के अंतर्गत विजेताओं के नाम की सूची खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ को सौंपा जाए।
फिर मैंने आपसे चर्चा किया कि पुरस्कार राशि कैसे कैसे होगा, तो ये स्लाइड यहाँ पे है, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। एकल खेल श्रेणी की विधा की अगर हम बात करें तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को क्रमशः 1,750 रुपये और 500 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उसके बाद अगर हम दलीय श्रेणी की बात करें तो मैंने आपको बताया था, याद रखने के लिए आप इस अमाउंट को 10 गुना कर दीजिए। तो दलीय श्रेणी में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विजेताओं को 10,000 रुपये, 7,500 रुपये और 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में जल्द आपसे मैं मिलूंगा और टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूं कि अगले वीडियो में मैं इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें हम कुछ पृष्ठभूमि भी देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, किनके द्वारा दिया जाता है, इसे देने की शुरुआत कैसे की गई थी और अब तक कौन से ऐसे भारतीय विभूति हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा, अपने परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से उपयोगी लगा होगा। अगर आपको लगता है कि यह जो वीडियो है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, तो इसे आप अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक जरूर शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे करंट अफेयर्स के ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें रेगुलर हम करंट अफेयर्स फॉरवर्ड करते रहते हैं। उनमें से किसी भी ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो आप इन दोनों नंबर्स पर आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से आप सभी को करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। वीकली फॉर्मेट में हम आपको एक PDF देते हैं जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और उसके बाद में मंथली कंपाइलेशन भी आपको टॉपिक वाइज उसमें दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 1 महीना पूरा करंट अफेयर पढ़ने के बाद में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप अपना करंट अफेयर्स के नॉलेज का स्वमूल्यांकन कर सकें। तो आपको बता दूं कि हर महीने की 5 तारीख को करंट अफेयर का निःशुल्क टेस्ट भी आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, और ये टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन में, जिसका नाम है स्पर्श PSC एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हमारे स्टोर सेक्शन में फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कीजिए और वहां से आप प्रत्येक माह के टेस्ट को यहाँ पे दिला सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के अन्य उपयोगी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे फेसबुक में जुड़ना चाहें तो फेसबुक में टाइप कीजिए स्पर्श PSC एजुकेशन, वहाँ पर भी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो इन माध्यम से आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं जल्द मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।